व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी फरमानुल्लाह खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद फरमान। आज की इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम बीएसएन सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एक अहम यूनिट को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है क्रिटिकल थिंकिंग। और आज की इस वीडियो में हम इस यूनिट के सेकेंड पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे। इस यूनिट का फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है जिसमें हमने डिस्कस किया है कि क्रिटिकल थिंकिंग किसे कहते हैं, इसके डिफिनीशन, इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं और किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए आप क्रिटिकल थिंकिंग किस तरह करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग में क्रिटिकल थिंकिंग की क्या अहमियत है। किसी भी सिचुएशन जो नर्सिंग से रिलेटेड हो तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू हम किस तरह सॉल्व करेंगे और इसके साथ इस पार्ट के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं तो हम उन पॉइंट्स को भी मेंशन करेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए आसानी हो। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के सेकंड और लास्ट पार्ट को। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता हो कि क्रिटिकल थिंकिंग जो है जब किसी भी सिचुएशन को हम ऑल एस्पेक्ट से उसके बारे में सोचते हैं, उसके लिए कोई पॉसिबल सलूशन ढूंढते हैं और वो सलूशन एविडेंस बेस हो, किसी रेशनल बेस हो, तो इस तरह के थिंकिंग को हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। अब क्रिटिकल थिंकिंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस में क्रिटिकल थिंकिंग की क्या अहमियत है। Nurses must use critical thinking skill in all practice setting, acute care, ambulatory care, extended care and in home and community. Nurses जहाँ पे भी पेशेंट को केयर प्रोवाइड करें, चाहे वो इमरजेंसी में एक्यूट केयर हो, चाहे वो वार्ड में केयर हो, चाहे वो एक एक्सटेंडेड क्रॉनिक पेशेंट को केयर हो, चाहे वो केयर होम साइड पे हो, चाहे वो केयर कम्युनिटी साइड पे हो, जिस सेटिंग में भी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करे तो उनके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होने चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी डीलिंग होती है इंसानों के साथ, लाइफ के साथ, तो उसके लाइफ से रिलेटेड या पेशेंट कंडीशन से रिलेटेड चाहे वो किसी भी सेटिंग में हो, उसके लिए हमने हमेशा क्रिटिकल थिंकिंग के साथ काम लेना होगा। Regardless of the setting, each patient situation is viewed as a unique and dynamic. चाहे कोई भी सेटिंग हो, चाहे वो हॉस्पिटल साइड पे हो या कम्युनिटी साइड पे हो, हर एक पर्सन को इंडिविजुअली हमने देखना है। हर एक पर्सन की कंडीशन हमारे पास यूनिक होती है। हर एक पेशेंट की कंडीशन इंपॉर्टेंस रखती है, उसकी कंडीशन होती है डायनामिक, चेंज होने वाली, लिहाजा उसके लिए हमने क्या करना होगा, क्रिटिकल थिंकिंग करनी होगी उसको केयर देते वक्त। द यूनिक फैक्टर that the patient and nurse bring to the health care situation are considered, studied, analyzed and interpreted. नर्सिंग जो है वो पेशेंट से रिलेटेड जितनी भी इंटरवेंशन करती है जिसका मकसद पेशेंट की केयर होता है तो उन तमाम को स्टडी किया जाए, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनको एनालाइज किया हो, उनको इंटरप्रेट किया हो। सही है, तो वो तमाम चीजें आप लोगों ने क्या करनी होगी, इन तमाम स्टेप से गुजारनी होगी, तभी आपने कोई इंटरवेंशन करने होंगे। Interpretation of information presented then allow the nurse to focus on those factors that are most relevant and most significant to the clinical situation. और जब आप इंफॉर्मेशन को कंसिडर कंबाइन कर लेते, स्टडी कर लेते, एनालाइज कर लेते, इंटरप्रेट कर लेते हैं तो ये आपको एक क्लू देता है कि आप इस पेशेंट के प्रॉब्लम का आपको पता चल जाता है और फिर आप पॉसिबल सलूशन ढूंढते हो कि मैं इस पेशेंट को किस तरीके से बेहतर केयर प्रोवाइड कर सकता हूं या कर सकती हूं। डिसीजन अबाउट व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू इट आर देन डेवलप इनटू अ प्लान ऑफ एक्शन। जब आपको पेशेंट की कंडीशन पे क्रिटिकली थिंकिंग के साथ आपने तमाम चीजें चेक कर ली और आपको प्रॉब्लम का पता चल गया तो उसके बाद जो आपका डिसीजन होता है तो उससे फिर आपका प्लान ऑफ एक्शन बनता है कि आप पेशेंट को अच्छे से अच्छा और बेहतर से
बेहतर केयर किस तरह दे सकते हैं, तो उसके लिए फिर आप डिसीजन लेते हैं और एक्शन प्लान बनाते हैं। तो ये जितना भी प्रोसेस होता है पेशेंट के मालूमात जो है उससे कंबाइन करना, कंसीडर करना, फिर उनको स्टडी करना, फिर उनको एनालाइज करना, उनको इंटरप्रेट करना, उन इंफॉर्मेशन को एवेलुएट करना, फिर उसके लिए कोई डिसीजन लेना, इन तमाम के तमाम स्टेप्स में क्रिटिकल थिंकिंग लाजमी है। तुक्का लगा के या जल्दी करके आप कोई भी डिसीजन आपने नहीं लेना। आपने जो भी डिसीजन लेना है वो क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे हो, और क्रिटिकल थिंकिंग पे इतना टाइम नहीं लगता। विद इन सेकेंड्स आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो कि मैं पेशेंट को किस तरह पॉसिबल तरीके से केयर दे सकता हूं। अब हमारे पास है कि अप्लाइंग क्रिटिकल थिंकिंग टू नर्सिंग प्रैक्टिस में क्रिटिकल थिंकिंग हम किस तरह अप्लाई करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नर्सिंग प्रोसेस प्रोवाइड नर्सिस विद अ क्रिएटिव अप्रोच टू थिंकिंग एंड डूइंग टू ऑब्टेन, कैटेगराइज एंड एनालाइज क्लाइंट डेटा एंड प्लान एक्शन दैट विल मीट द क्लाइंट नीड। देखो नर्सिंग प्रोसेस जो इस सेकेंड सेमेस्टर F1 का फर्स्ट यूनिट है जो ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, तो वो क्या है कि हम नर्सिस जो है किसी भी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हम नर्सिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। तो नर्सिंग प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास एक क्रिएटिव अप्रोच है किसी भी सिचुएशन को जानने के लिए और उसके बारे में प्रॉपर डिसीजन लेने के लिए। नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ज्यादा जरूरी है। नर्सिंग प्रोसेस इज सिस्टमेटिक रेशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइज्ड नर्सिंग केयर। ये हमारे पास क्या है, एक सिस्टमेटिक अप्रोच है, एक रेशनल मेथड है कि जिसमें हम क्या करते हैं, पहले इसमें हम क्या करेंगे, असेसमेंट करेंगे, फिर डायग्नोसिस, फिर प्लानिंग। तो ये क्या है, ये एक सिस्टम वाइज जो है हम क्या करते हैं, किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसके बारे में जो हम प्लानिंग करते हैं तो वो उसका एक रेशनल मेथड होता है। रेशनल मेथड उसके बिहाइंड रीजन होना चाहिए कि ये मैंने ये प्रॉब्लम डायग्नोस किया तो इसका रीजन क्या था। फिर उसके बारे में जब आप इंटरवेंशन के लिए प्लानिंग करते हो तो उसका भी आपके पास फिर लॉजिक होना चाहिए। तो किसी भी सिचुएशन के लिए हम नर्सिंग प्रोसेस यूज करते हैं और नर्सिंग प्रोसेस के हर एक स्टेप में आपने क्रिटिकल थिंकिंग के साथ काम लेना होगा। ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। अब हमारे पास है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है कि प्रोसेस यूज्ड व्हेन अ गैप इज परस्यूड बिटवीन एन एग्जिस्टिंग स्टेट व्हाट इज अकरिंग एंड अ डिजायर स्टेट ऑफ व्हाट शुड बी अकरिंग। देखो प्रॉब्लम हमारे पास कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम हमारे पास वहां आ जाती है कि जब हमारे पास प्रेजेंट सिचुएशन होता है और जो सिचुएशन होना चाहिए, जब इन दोनों के दरमियान गैप आ जाए तो तब हमारे पास प्रॉब्लम जनरेट ले करती है। मिसाल के तौर पे किडनी का काम है फिल्ट्रेशन। अब किडनी में प्रॉब्लम कब आएगी कि किडनी का काम है फिल्ट्रेशन करना, अगर ये फिल्ट्रेशन ना करे तो ये आ जाता है गैप और ये आ जाती है प्रॉब्लम, और इस प्रॉब्लम को फिर हमने सॉल्व करना होता है जिसके लिए हम नर्सिंग प्रोसेस यूज करते हैं। और नर्सिंग प्रोसेस के जितने भी स्टेप्स हैं उसके हर एक स्टेप में क्रिटिकल थिंकिंग लाजमी है। जिस तरह इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि थ्रू आउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ क्रिटिकल थॉट मे और मे नॉट बी रिक्वायर्ड इन वर्किंग टुवर्ड अ सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन उसमें जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज करते हैं, प्रोसेसेस यूज करते हैं, तो उसमें क्रिटिकल थिंकिंग आप यूज कर सकते हो या नहीं करते, आपकी अपनी मर्जी। लेकिन जो आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हो किसी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए, तो वो सिचुएशन क्या, उसको आप अच्छे तरीके के साथ सॉल्व कर सकते हो। देखो कभी कभार हमारे पास सिचुएशन आ जाते हैं, उसके लिए फिर क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे हमने आईवी लाइन पास करना है, वेन हमारे पास विजिबल है, बस डायरेक्ट जो है आप आईवी लाइन पास कर सकते हो, इसके लिए फिर क्रिटिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर एक सिचुएशन है, एक पेशेंट के वेन सर से नजर आ नहीं रहे, तो उसको फिर आईवी लाइन पास करने के लिए फिर आपने क्या करना होगा, आपने फिर क्रिटिकली थिंकिंग करने होंगे कि मैं इस पेशेंट का आईवी लाइन किस तरह पास कर सकता हूं, इसका आईवी लाइन मैं कौन से वेन में पास करूंगा, सही है, और वो आईवी लाइन जो है कितना गेज का होना चाहिए, तो वो फिर क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाते हैं। द नर्स केयरफुली एवेलुएट द पॉसिबल सोल्यूशन एंड चूज द बेस्ट वन टू इम्प्लीमेंट। नर्सिस क्या करता है, वो एवेलुएशन करता है कि कौन सा हमारे पास पॉसिबल सोल्यूशन है, सही है। फिर जितने पॉसिबल सोल्यूशन उसके पास होते हैं तो उसमें उस सोल्यूशन को वो चूज करता है या करती है जिसका पेशेंट के लिए ज्यादा से ज्यादा
फायदा हो। कॉमनली यूज्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इंक्लूड ट्रायल एंड एरर, इंट्यूशन एंड रिसर्च प्रोसेस। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 3 अप्रोच यूज होते हैं, ट्रायल एंड एरर, इंट्यूशन एंड रिसर्च प्रोसेस। तो ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। जो फर्स्ट अप्रोच हमारे पास है तो वो है ट्रायल एंड एरर। इन ट्रायल एंड एरर अ नंबर ऑफ अप्रोचेस आर ट्राइड अंटिल अ सॉल्यूशन इज फाउंड। यूज अच्छा, ट्रायल एंड एरर में ऐसा होता है कि हमारे पास डिफरेंट सोल्यूशन यूज करते हैं, सही है। मिसाल के तौर पे एक पेशेंट को थ्रोट इन्फेक्शन है तो उसको एक एंटीबायोटिक आपने दे दी, 2 दिन 3 दिन के लिए उसने यूज किया, अगर ठीक हो गया सही है, ठीक नहीं हुआ तो उसको छोड़ के आप दूसरे एंटीबायोटिक दो। तब तक आप एंटीबायोटिक चेंज करते हैं जब तक कि एंटीबायोटिक काम नहीं करता, एक ना एक तो काम कर जाएगा ना। तो इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। आप डिफरेंट ट्राई करते हो तो उसमें जो काम करना कर लेते हैं उसको यूज करते हो, बाकी को निगलेक्ट कर लेते हो। तो इसको कहते हैं ट्रायल एंड एरर। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, सही है। द यूज ऑफ ट्रायल एंड एरर मेथड इन नर्सिंग केयर कैन बी डेंजरस बिकॉज द क्लाइंट माइट सफर हार्म इफ एन अप्रोच इज इनएप्रोप्रिएट। लेकिन नर्सिंग में ट्रायल एंड एरर अच्छी बात नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आप एक ऐसा तरीका आपने ट्राई किया जो पेशेंट के लिए हार्मफुल था तो उससे पेशेंट को फिर नुकसान हो सकता है, उससे पेशेंट को फिर प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा ट्रायल एंड एरर जो है वो नर्सिंग में एक डेंजरस अप्रोच है। हाउएवर नर्सेज ऑफन यूज ट्रायल एंड एरर इन द होम सेटिंग ड्यू टू लॉजिस्टिक्स, इक्विपमेंट एंड क्लाइंट लाइफस्टाइल। लेकिन नर्सिस जो होते अक्सर होम केयर में या होम सेटिंग में ट्रायल एंड एरर यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उसके खुराक को वो चेंज कर देते हैं, ऐसा तो नहीं कि खुराक की वजह से है, या उसके जो है ना लाइफस्टाइल का कहते हैं कि इसको आप इम्प्रूव करो, ये तो इस तरह क्या करते हैं वो डिफरेंट तरीके यूज करते हैं क्या, और जो तरीका काम कर देता है तो फिर उसको क्या कर लेते हैं, उसके लिए फिक्स कर लेते हैं। तो इसको ट्रायल एंड एरर कहते हैं। वैसे ट्रायल एंड एरर यूज करना ये नुकसानदेह है। जिस तरह मैंने आपको कहा ना, अगर कोई हमारे पास ऐसा मेथड है जिस किसी पेशेंट को नुकसान हुआ और आपने वो यूज किया तो फिर पेशेंट को क्या हो सकता है, पेशेंट डेंजरस में जा सकता है, खतरे में जा सकते हैं। तो एक तो ये ट्रायल एंड एरर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हो गया। सेकंड हमारे पास है इंट्यूशन। इंट्यूशन किसे कहते हैं कि इंट्यूशन इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट रिलाई ऑन अ नर्सेस इनर सेंस। It is a legitimate aspect of nursing judgment in the implementation of care. Intuition हमारे पास वो होता है कि इसमें हमारे जहन में किसी चीज़ का एक सलूशन होता है लेकिन हम उसको लफ्ज़ों में एक्सप्लेन नहीं कर सकते बल्कि उसको परफॉर्म करते हैं। इसकी मैं आपको मिसाल दूं, अगर आप देखो जो हमने आईवी लाइन सीखा है कि जी वेन ये होना चाहिए, एंगल ये होना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि कभी कभार पेशेंट के वेन्स के लिहाज से हम एंगल को कम या ज़्यादा कर देते हैं, वो ऑन प्रेजेंट सिचुएशन के मुताबिक होता है, तो उसको फिर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये मैंने क्या की, क्यों किया, लेकिन हम कोशिश कर लेते हैं। हमारे जहन में एक बात आ जाती है कि इसको अगर हम इस तरीके से करें तो शायद हो जाए, तो वो उसको कहते हैं इंट्यूशन, कि ये आपका जो इनर सेंस होता है वो आपको एक सोल्यूशन दे देता है लेकिन आप उसको वर्बली कहकर एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जिस तरह हम कहते हैं ना कि जैन की में खबर दे खुबस वे लेना संग दे खुला का सोल्यूशन रहता पता, जो हम इस तरह कहते हैं। तो ये क्या है, ये इंट्यूशन है। इंट्यूशन इज अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग ऑफ थिंग विदाउट द कॉन्शियस यूज ऑफ रीजनिंग। मतलब एक चीज का हमें पता चलता है, कहते हैं ना कि इस चीज का मुझे सोल्यूशन है, लेकिन सोल्यूशन ऐसा कोई मैं आपको अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता, समझा नहीं सकता, लेकिन मुझे इस चीज का सोल्यूशन का पता है, तो उसको कहते हैं इंट्यूशन। इट इज ऑल्सो नोन एज सिक्स सेंस, फीलिंग और सस्पिशन। इसको सिक्स सेंस भी कहते हैं, जो हमारे 5 सेंस है ना, तो इसको सिक्स सेंस भी कहते हैं कि हर एक बंदा हर एक सिचुएशन को अपने लिहाज के साथ उसको क्या करता है, रिसीव करता है, परसीव करता है। और कभी कभार एक सिचुएशन को हम लफ्जों में बता नहीं सकते तो उसको फिर इंट्यूशन कहते हैं, और ये भी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। और जो थर्ड अप्रोच है हमारे पास वो है क्लिनिकल जजमेंट। इन नर्सिंग इज अ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू ए सर्टन
the right nursing action to be implemented at appropriate time to in the client care। एक हमारे पास होती है क्लिनिकल जजमेंट, जब हम पेशेंट को क्लिनिकली जज करते हैं उसको कौन कौन से प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उसको कौन सी केयर प्रोवाइड करनी है। The nurse must first have the knowledge base necessary to practice in the clinical area and then use that knowledge in a clinical practice। सबसे पहले नर्सिस के पास ज़रूरी है कि मिसाल के तौर पे जब आप हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर मायर करते हो और उसके बेस पे कोई डिसीजन लेते हो तो ज़रूरी है कि आपने उस ब्लड प्रेशर को किस तरह फाइंड करते हैं ये चीज़ आपने अपने कॉलेज के लैब वगैरह में सीखी हो। क्लिनिकली जो भी आप सिचुएशन या क्लिनिकली जो भी आप प्रैक्टिस जो हैं उसको अप्लाई करते हो तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आपको नॉलेज हो उस चीज़ के बारे में कि वो क्या होती है, उसको हम किस तरह परफॉर्म करेंगे, तब आप उसको क्लिनिकली प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लिनिकल एक्सपीरियंस अलाउ द नर्स टू रिकॉग्नाइज क्यूज एंड पैटर्न एंड बिगिन टू रीच करेक्ट कंक्लूजन। जो क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है ना वो एक नर्स को गाइड करता है कि आपने किस किस स्टेप के थ्रू एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको असिस्ट करना है, उसके लिए पॉसिबल आपने डिसीजन करने हैं, कंक्लूजन निकालने हैं, तो वो फिर आपके पास आ जाता है क्लिनिकल जजमेंट में। ये थर्ड स्टेप हमारे पास वो है मेथड है किस चीज़ का, प्रॉब्लम सॉल्विंग का, थर्ड अप्रोच। एमसीक्यूज के लिए आप इसको याद रख लें कि क्लिनिकल जजमेंट क्या होगा, क्लिनिकल प्रैक्टिस और स्किल्स के बेस पे होगा, क्लिनिकल नॉलेज के बेस पे होगा जो आपके पास पहले होनी चाहिए। अब हमारे पास है रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस इज फॉर्मलाइज लॉजिकल सिस्टमेटिक अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक हमारे पास होता है रिसर्च प्रोसेस। तो रिसर्च प्रोसेस क्या है, ये एक फॉर्मलाइज लॉजिकल और सिस्टमेटिक अप्रोच है जिसमें आप कोई भी काम करते हो, कोई भी प्रैक्टिस करते हो तो उसके बिहाइंड आपके पास रिसर्च होता है, आपके पास एविडेंस होता है, आपके पास प्रूफ होता है कि ये चीज़ अगर इस तरह परफॉर्म करूंगा तो इसका ये रिजल्ट आ सकता है और ये इस फला रिसर्च में प्रूफ हो चुका है। The classic quantitative research process is most useful when the researcher is working in a control situation। जब कंट्रोल रिसर्चर हमारे पास एक कंट्रोल इन्वायरमेंट या सिचुएशन में काम करता है तो वो क्लासिक क्वांटिटेटिव अप्रोच और रिसर्च प्रोसेस यूज करता है। सही है, क्योंकि वो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो उसके कंट्रोल में होती हैं। हेल्थ प्रोफेशनल ऑफन वर्किंग विद पीपल, फॉर एग्जांपल अनलाइक मैनी एक्सपेरिमेंट विद एनिमल इन विच द इन्वायरमेंट कैन बी स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, द इफेक्ट ऑफ डाइट ऑन हेल्थ इन ह्यूमन आर कॉम्प्लिकेटेड बाई पर्सन जेनेटिक वेरिएशन, लाइफस्टाइल एंड पर्सनल प्रेफरेंस। क्या होता है कि नर्सिस जो होते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल जो होते हैं, उनका काम होता है लोगों के साथ, वो स्ट्रिक्ट या एक कंट्रोल इन्वायरमेंट नहीं दे सकते पेशेंट को। क्यों? अगर एनिमल पे आप रिसर्च करोगे तो एनिमल को तो आप कंट्रोल इन्वायरमेंट दे सकते हो, मतलब उसको लेबॉर्ट्री में या लैब में जो है ना आप उसको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट दे दो। लेकिन ह्यूमन जो होते हैं वो डिफरेंट उसके होते हैं, जेनेटिक वेरिएशंस के होते हैं, डिफरेंट लाइफस्टाइल्स के होते हैं, डिफरेंट पर्सनल प्रेफरेंसेस वगैरह उनके डिफरेंस होती हैं कम्युनिटी साइड पे, लिहाजा उनमें रिसर्च परफॉर्म करना ये चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती हैं। However, it is becoming increasingly important for nurses to identify evidence that support effective nursing care. One critical source of this evidence is research. कहते हैं कि नर्सिंग के लिए, नर्सिस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो एक एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को आइडेंटिफाई करे। सही है कि कोई भी प्रैक्टिस करे तो वो एविडेंस बेस्ड हो, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस वो होता है जो रिसर्च बेस्ड होता है, जिसके बिहाइंड आपके पास रिसर्च स्टडी होती है, तो वो होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। और नर्सिंग को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस परफॉर्म करना चाहिए। खुद से कोई भी ऐसी प्रैक्टिस परफॉर्म ना करे जिसके बिहाइंड कोई लॉजिक या कोई रीज़न ना हो। तो रिसर्च की ये इम्पोर्टेंस है किसी नर्सिंग प्रोसेस में या नर्सिंग केयर देने में। अब वो कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस कर सकते हैं। तो देयर आर मेनी एक्शन दैट कैन हेल्प नर्सिंग टू थिंक क्रिटिकली। तो 5 मेन एक्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम क्रिटिकली थिंकिंग को इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं नर्सिंग में। पहला है रिकॉग्निशन, सेकंड है क्वेश्चनिंग,
थर्ड है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फोर्थ है एवेल्युएशन और फिफ्थ है कम्युनिकेशन। तो रिकॉग्निशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिकॉग्नाइज करें किसी प्रॉब्लम को कि अक्सर कि हमारे पास प्रॉब्लम है क्या, फिर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चनिंग आंसरिंग करें ताकि उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें मालूमात मिल सके, तो वो मालूमात को हम गैदर करें, कंबाइन कर ले, फिर वो मालूमात को हम एवेलुएट करें कि वो प्रॉब्लम कौन कौन से इंफॉर्मेशन हमारे पेशेंट की प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं, और फिर उसके बाद एक बेहतर कम्युनिकेशन कि आया मैं पेशेंट के साथ बेहतर अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो ये 5 हमारे पास ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हांस कर सकते हैं नर्सिंग में। तो ये आपको एमसीक्यूज के लिए पता होने चाहिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू क्रिटिकल थिंकिंग नर्सिंग में इन्हांस हो सकती हैं। और लास्ट ऑब्जेक्टिव जो हमारे पास है वो है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकर्स की कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। स्ट्राइव फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब हमेशा हर एक चीज़ को समझने का शौक रखते हैं, और हार्नेस विद देमसेल्फ अपने साथ हार्नेस्ड होते हैं। बेस्ड जजमेंट ऑन एविडेंस हमेशा जजमेंट करते हैं एविडेंस बेस पे, लॉजिक बेस पे, रेशनल बेस पे। आर इंटरेस्टेड इन अदर पीपल आइडिया लोगों के आइडिया को सुनते हैं, उनको मतलब उनको समझते हैं और प्रॉब्लम से रिलेटेड मालूमात उनसे लेते हैं। कंट्रोल देयर फीलिंग और इमोशन अपनी इमोशन और फीलिंग्स को अच्छे तरीके के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। कीप एन ओपन माइंडेड दे आर वेरी ऑब्जर्वेंट हर चीज को वो ऑब्जर्व करते हैं। आइडेंटिफाई की इशू एंड रेज क्वेश्चन की इशू को आइडेंटिफाई करना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रेज करना। ऑब्टेन रेलिवेंट फैक्ट्स ऑब्टेन कर रखना और एवेलुएट द फाइंडिंग फ्रॉम जजमेंट। तो ये तमाम के तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स एक क्रिटिकल थिंकर्स के हो सकते हैं और ये आपको फिर एमसीक्यूज के लिए पता होने चाहिए। एमसीक्यूज इसमें से सिंपल आ सकता है, 1 या 2 उन्होंने मांगे होंगे, तो आपको ये 10 के 10 कैरेक्टरिस्टिक्स का पता हो। अब स्किल्स यूज इन क्रिटिकल थिंकिंग, तो क्रिटिकल थिंकिंग में कौन कौन से स्किल यूज होते हैं ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख लें। एक हमारे पास एनालिटिकल स्किल, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा क्रिएटिविटी, फोर्थ हमारे पास ओपन माइंडेड, फिफ्थ हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिक्स्थ हमारे पास आइडेंटिफाइंग बायसेस। तो एक एक को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन पता होना चाहिए कि स्किल्स यूज इन क्रिटिकल थिंकिंग, तो वो ये 6 स्किल्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है एनालिटिकल स्किल। People with analytical skills can examine information and then understand what it means and what it represents. Analytical या analysis कहते हैं कि जब आप किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप ले लेते हैं, फिर उन इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि उनका मतलब क्या है और उन इंफॉर्मेशन से आप कौन सा रिजल्ट अखज़ करते हो। तो इसको कहते हैं एनालिटिकल स्किल्स या किसी चीज की एनालिसिस करना। आस्किंग थॉटफुल क्वेश्चन, डेटा एनालिसिस, इंफॉर्मेशन सीकिंग, इंटरप्रिटेशन करना, जजमेंट करना, क्वेश्चनिंग एविडेंस आपके पास होना चाहिए, रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज। तो ये सारी चीज़ें आपके एनालिसिस में आती हैं कि आप एक सिचुएशन की एनालिसिस किस तरह करते हो, आप इंफॉर्मेशन की एनालिसिस किस तरह करते हो कि आया वो इंफॉर्मेशन सही है, वो डिजीज से रिलेटेड हैं, उनका मतलब क्या है, उनके बिहाइंड एविडेंस क्या है, ये सारी चीज़ें। सेकंड है कम्युनिकेशन। ज़रूरी है आपके लिए कि आप एक अच्छे और बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सको। किसी प्रॉब्लम को आप हॉस्पिटल में पेशेंट के साथ, अटेंडेंट के साथ, डॉक्टर के साथ, अदर हॉस्पिटल मेंबर के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते। Often you will need to share your conclusion with your employer or with a group of colleagues. You need to be able to communicate with others to share your idea effectively. आप में कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए ताकि आप अपने आइडिया को किसी के साथ शेयर कर सको। Assessment, collaboration, explanation, expressing opinion and idea, प्रेजेंटेशन, टीम वर्क, वर्बल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर होनी चाहिए कि आया आप असेसमेंट कर सकते हो, पेशेंट से पूछताछ कर सकते हो, पेशेंट को कोई चीज़ एक्सप्लेन करा सकते हो। इसके बाद आप अपने आइडिया या ओपिनियन को किस तरह एक्सप्रेस करते हो, आप प्रेजेंटेशन किस तरह कर सकते हो, टीम वर्क आपकी कैसी है, वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है, रिटन कम्युनिकेशन कैसी है। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं।
इसके बाद है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है कि क्रिटिकल थिंकिंग ऑफन इन्वॉल्व सम लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। You might need to spot pattern in the information you are looking at or come up with a solution that no one else has thought to before। क्या है कि आपको क्रिएटिव होना चाहिए। आप किसी भी सिचुएशन के लिए आपको नए या क्रिएटिव सोल्यूशन निकालना चाहिए। ये भी एक स्किल है जो आपके पास होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। आप कॉग्निशन, आपकी कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक चीज़ पे डिफरेंट एस्पेक्ट से सोच सकते हो। कंसेप्चुलाइजेशन होनी चाहिए, आप में क्यूरियोसिटी या इंटरेस्ट होना चाहिए। आप किसी सिचुएशन को इमेजिन कर सकते हो, इमेजिनेशन होनी चाहिए। मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कनेक्शन आप बना सकते हो। प्रिडिक्शन आप में होनी चाहिए, प्रोड्यूसिंग आप में होनी चाहिए, विजनरी होने चाहिए और आप एक आइडिया पेश करने वाले होने चाहिए। मतलब आप क्रिएटिव माइंडेड होंगे तो ये क्रिटिकल थिंकिंग के लिए एक स्किल है। सही है, ये आप में होना चाहिए। देखो, जरूरी है कि आप अपने लाइफ में बहुत सी चीजों के लिए आप सोल्यूशन क्रिएट करो कि ये सोल्यूशन बेहतर इसके लिए हो सकता है। और जितने भी इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। यू शुड बी ओपन माइंडेड। ओपन माइंडेड क्या मतलब कि आप लोगों के आइडियाज को, लोगों के नजरिए को सुना करो। हो सकता है सामने वाला सही कह रहा हो। टू थिंक क्रिटिकली यू नीड टू बी एबल to put aside any assumption or judgment and merely analyze the information you receive। आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन मिलती है आप उसको जज किया करो, मतलब उसको एनालाइज किया करो कि आया वो जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है उसका फायदा है या नुकसान। यू नीड टू बी ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएटिंग आइडिया विदाउट बायस। सही है, आप क्या कि आपके पास जितनी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं या आइडियाज वगैरह हैं आप उसको इवैल्यूएट करो, उसमें कोई बयास, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या कंफ्यूजन ना लेकर उसको एवेलुएट करो कि आपके पास जितने भी पॉसिबल आइडिया हैं उसमें से कौन सा आपके पेशेंट के उसके लिए, सेहत के लिए या पेशेंट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेहतर रहेगा। एम्ब्रेसिंग डिफरेंट कल्चर पर्सपेक्टिव। डिफरेंट कल्चर पर्सपेक्टिव को आप अपने नज़र में रखना, उसको रिसीव करना, उसके मुताबिक सोचना। फेयर, आपका जो भी सोल्यूशन होगा वो फेयर होगा, बेहतर होगा। हम्बल तरीके से आप पेश आना है। इंक्लूसिव, आप एक वाइड रेंज में सोचें। ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल, यू शुड बी अ न्यूट्रल। ऑब्जेक्टिव बेस आपकी क्या हो, आपका थिंकिंग हो कि कोई भी थिंकिंग जिसमें आपने कुछ ऑब्जेक्टिव्स को कवर करना हो। यू शुड बी ऑब्जर्वेबल, आप हमेशा ऑब्जर्वेशन के साथ काम लो, चीज़ों को आप ऑब्जर्व करो कि उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा। यू शुड बी प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच यूज करो। क्या, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अनदर इंपॉर्टेंट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल दैट इन्वॉल्व एनालाइजिंग प्रॉब्लम, जनरेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सॉल्यूशन एंड असेसिंग द सक्सेस ऑफ प्लान। मतलब ये है कि आप प्रॉब्लम को एनालाइज करो, फिर उसके लिए एक प्रॉपर सॉल्यूशन जनरेट करो और उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करो। सही है। अप्लाइंग स्टैंडर्ड्स, अटेंशन टू डिटेल, क्लेरिफिकेशन होनी चाहिए, कोलेब्रेशन होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग, इवैल्यूएशन होनी चाहिए, इनोवेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग आपने एक्सप्लेन करने हैं। तो ये क्या है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। आप किसी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसके लिए प्रॉपर रीजन निकालो, उस रीजन को आप क्या करो, एनालाइज करो, एनालिसिस करो, उसके बेस पे फिर आप डिसीजन लो। तो इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहते हैं। आइडेंटिफाइंग बयासिस, बयासिस मतलब कंफ्यूजन, आप कंफ्यूजन को आइडेंटिफाई करो, कहाँ पे कंफ्यूजन है, कहाँ पे मसला है। दिस स्किल कैन बी एक्सीडिंगली डिफिकल्ट एज इवन द स्मार्टेस्ट एमंग अस कैन फेल टू रिकॉग्नाइज बयासिस। क्या है कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि हमारे यहाँ हमारे जो स्मार्ट से स्मार्ट बंदा भी हो, ज़्यादा से ज़्यादा समझदार हो, उसको भी क्या करना होता है, वो भी फेल हो जाता है बयास को रिकॉग्नाइज करते कि कहाँ पे बयास है, कहाँ पे तजाद आ रहा है। स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकर डू देयर बेस्ट टू एवेलुएट इंफॉर्मेशन ऑब्जेक्टिवली। थिंक ऑफ योर सेल्फ एज अ जज इन दैट you want to evaluate the claim of both sides of argument, but you will also need to keep in mind the bias each side may pose। जब भी कभी आपके पास बयास आ जाता है,
मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती है, कंफ्यूजन आ जाते हैं, तो आपने दोनों साइडों पे देखना है। हो सकता है कि दोनों साइड ही गलत हो सकता है कि आप जिसको गलत समझो वो ठीक हो, दूसरा गलत हो। तो इन तमाम चीज़ों पे आपने क्रिटिकली थिंकिंग से काम लेके उस चीज़ के लिए आपने एक प्रॉपर सोल्यूशन निकालना होता है। और हमारे पास लास्ट जो स्लाइड है तो फैक्टर इफेक्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग, तो कौन कौन से फैक्टर एटीट्यूड में डिफरेंस क्रिटिकल थिंकिंग को इफेक्ट कर सकता है। कॉमन सेंस जिसका हर एक पर्सन का अपना कॉमन सेंस होता है, नेचर डिजीज, नेचर ऑफ का डिजीज या नेचर ऑफ प्रॉब्लम वगैरह, इंटेलिजेंस भी, माइंड सेट, विजडम, इन्वायरमेंट, स्टेज ऑफ हेल्थ, कंपेनियन, आपके जो फ्रेंड्स है, कुलीग हैं, लेक ऑफ नॉलेज, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास अवेयरनेस नहीं है, आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आपकी थिंकिंग किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, कॉग्निटिव स्टाइल आपका कैसा है, तो ये तमाम के तमाम फैक्टर आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग यूनिट का सेकंड पार्ट था। इस यूनिट का फर्स्ट और सेकंड पार्ट दोनों आप लोग जो है ना मेरे YouTube चैनल से देख सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और सेकंड पार्ट का वीडियो लेक्चर तो ये है। इन दोनों पार्ट में हमने इस यूनिट को कवर किया है। इस यूनिट से रिलेटेड आपके जहन में जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट के थ्रू आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।